हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम विद्युत धारा चैप्टर क्लास 10 भारतीय भवन का सभी आंकिक प्रश्न का हल करवाने जा रहा हूं। जो भारतीय भवन बुक से है, चैप्टर है विद्युत धारा। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, 1 मिली कूलाम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपको आवेश दे रखा है 1 मिली कूलाम। तो आप थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे 1 मिली कूलाम को हम अगर चेंज करेंगे कूलाम में तो 1000 मिली कूलाम बराबर 1 कूलाम होता है, अर्थात 1/10 पर पावर -3 होती है। जो विभव का अंतर हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, वह 125 -25 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर हमें निकालना है वोल्ट में। कूलाम दे रखा है, कितना कार्य करना पड़ेगा यानी W बराबर हमें निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज़ दिया हुआ है, उसके बाद हम फार्मूला लिखकर, सूत्र को लिखकर आसानी से हल कर पाएंगे। जो दे रखा है उसे हम लोग लिखेंगे पहले। प्रश्न फर्स्ट, विभव का अंतर हम लोग निकाल लेते हैं, यानी V बराबर निकाल लेते हैं। तो 125 - 25 बराबर हो जाएगा 100 वोल्ट, विभवांतर हो गई। Q बराबर दे रखा है 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम दे रखा है। हम जानते हैं कि 1000 मिली कूलाम बराबर होता है 1 कूलाम। इसलिए जब 1 मिली कूलाम को हम कूलाम में बदलेंगे तो 1/1000 कूलाम हो जाएगा, 1/1000 कूलाम हो जाएगा। हमें निकालना है कार्य, अर्थात W बराबर। तो W बराबर फार्मूला आप जानते होंगे, V × Q होता है, वोल्ट यानी विभवांतर इंटू कूलाम होता है। तो वोल्ट हमें दे रखा है, विभवांतर आया था वो 100 आया था, विभव का अंतर कितना था, 100 वोल्ट था। 100 को गुना करेंगे, कूलाम है 1/1000 से, 1/1000 से 0000 कैंसिल हो गई तो 1/10 आ गया। अगर 10 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगी। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो हम लिख लेंगे J, अर्थात 0.1 J ही हमारा आंसर होगा। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं एक बार और इसके आप क्लियर कर दूं इस प्रश्न को। कहता है एक चालक तार है, एक फर्स्ट विभव है, एक सेकंड विभव है, यानी VA है और VB है। 25 से 125 तक के अंतर हमने निकाला तो 125 - 25 किया तो 100 वोल्ट आया। ये विभवांतर हो गई हमारा। V का मान यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। इस प्रकार से बड़े आसानी से ही प्रश्न फर्स्ट कंप्लीट हुए। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न सेकंड है, यदि किसी चालक में, सेकंड इस प्रकार है, यदि किसी चालक में धारा 1.0 एम्पियर, इसको 1 ही समझेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 दे रखा है, तो 1 एम्पियर ही समझ लेते हैं हम लोग। यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पियर हो तो उसके अनुप्रस्थ काट से यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे आध भी आपको रख लेनी है, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन अगर ना दिया रहे तो आपको याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिमाण होता है वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम लोग सोल्व करेंगे कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ से प्रवाहित होंगे उस चालक तार से जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर का। प्रश्न आप समझ गए होंगे, प्रश्न आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसे सोल्व करते हैं। T बराबर दे रखा है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन है वह है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ई अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है 1.6 गुने 10 पर पावर 19। अब हमें निकालना है क्यू बराबर, फॉर्मूला होता है n इंटू ए, जहाँ क्यू बराबर होता है कुल आवेश, क्यू बराबर कुल आवेश, और n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक फार्मूला पढ़े होंगे, I बराबर होता है Q बटा T, अर्थात यहाँ से हम Q बराबर जब लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो Q बराबर हो जाएगा I गुने T। तो हम इसी फार्मूला को यूज कर लेंगे। Q बराबर I का मान है 1, I का मान है 1, सेकंड है हमारा 1 गुने 1 बराबर हो गया 1 कूलम। अब हम Q बराबर निकाल लेंगे N इंटू ई से, Q बराबर 1 आ गया है। अभी यहाँ देखिए 1 कूलम, Q की स्थान पर मैंने 1 लिख लिया। N तो हमें फाइंड ही करना है, और ये बराबर दे रखा है 1.6 गुने 10 टू दी पावर 19। अगर N को हम एक साइड पकड़ लेते हैं तो इंटू में है तो दूसरे तरफ जाकर वह भाग में बन जाएगा, गुना में है तो बाईं ओर जाकर भाग बन जाएगा। तो n बराबर हम लिखेंगे 1 बटा 1.6 गुने 10 पर पावर -19। इसे आगे हम लोग सोल्व करेंगे। पॉइंट को हटा लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 होगा, 10 को हम ऊपर कर लेते हैं 10, और ये माइनस में है इसे भी अंश में ले जाएंगे तो 10 पर पावर 19 पॉजिटिव में हो जाएगा। अब बटा नीचे हो गया 16, 1.6 जो था मैंने पॉइंट को हटा लिया। देखिए 1 बटा 1.6 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10 होगा, पॉइंट हट गया 10 चला जाएगा ऊपर, नहीं क्योंकि बटा है, भाग में बनेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, 10 गुने ए वाली मैंने 10 लिखा, और यहाँ से 10 गुने 10 पर पावर 18 कर लेंगे, एक 10 हम बाहर कर लेते हैं, अब बटा हम 16 कर लेंगे। 10 दाएँ हो गया 100, और गुने 10 पर पावर हो गया 18, अब बटा नीचे है 16। अब 16 से हम अगर 100 में भाग कर दें, 16 से अगर हम 100 में भाग कर दें तो 16 छक 96, 6 आ जाएगा। 16 छक 96 बच गया 4, और 16 दूनी 32, और 16 पचे 80, 16 पचे 80 यानी 6.25 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। यही हमारा आंसर बुक में भी दे रखा है। इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होंगे उस चालक तार से, प्रश्न संख्या 3 है, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है। परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। परिपथ में लगे एमीटर का पठन दे रखा है कितना, 2.5 एम्पियर। एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को ही मापता है एमीटर। अब परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, आवेश कितनी प्रवाहित हो रही है, 12 कूलम, तो कितना समय लगेगा, समय आपको निकालना है। जो दिया हुआ है हम लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूला लिखकर हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करते हैं। तो गिवन है हमारा I बराबर, जो विद्युत धारा है I बराबर दे रखा है 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और Q बराबर दे रखा है 12 कूलम। तो T बराबर भाट, हमें T बराबर निकालना है, समय बराबर निकालना है। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। तो I के स्थान पर हम 2.5 रख सकते हैं, 2.5, और Q तो हमें दिया हुआ है 12, Q हमें 12 दिया हुआ है, 12 कूलम दिया हुआ है, और T हमें फाइंड ही करना है, तो T हम यहाँ रख लेंगे वेरिएबल के रूप में। उसके बाद हम तिरछा गुना करके आराम से हल कर सकते हैं, अर्थात T बराबर हो जाएगा 12 बटा 2.5। पॉइंट को अगर मैं हटा दिया तो अंश में जाकर 10 हो गई, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, अब तो नहीं कटेगा, तो 12 दूनी 24 बटा आ गया 5, 5 चौके 20 और पानी 8 40, यानी आपको अब हो गया 4.8 सेकंड, 4.8 सेकंड। यही हमारा आंसर मिल गया। प्रश्न संख्या 3 सोल्व हो गया।
अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यदि एक बल्ब से, प्रश्न संख्या 4 है, देखिए कि यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक, यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। 3.0 एम्पियर दे रखा है, इसे हम लोग 3 एम्पियर ही समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो 3.0 भी करेंगे तो पॉइंट हटा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश पूछा गया है। आवेश पूछा गया है, आपको समय दिया हुआ है 2 मिनट है, तो मिनट में दिया हो, इसे हम लोग पहले सेकंड में बदल लेंगे। तो आइए हम लोग इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक, समय कितना है 2 मिनट तक, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। धारा कितना प्रवाहित किया जा रहा है 3 एम्पियर का, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश निकालना है हमको। टी बराबर 2 मिनट दिया हुआ है, टी बराबर 2 मिनट है। हम लोग इसे पहले सेकंड में बदल लेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट को हम 60 से गुना कर लेंगे, तो 4 दूनी 12, 120 सेकंड हमारा समय हो गया। 120 सेकंड हमारा समय हो गया। और आई बराबर गिवन है हमारा कितना, तो 3 एम्पियर है। आई बराबर 3 एम्पियर है। और क्यू बराबर हमें निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, आई गुने टी, आई गुने टी। तो आई हमारा है 3 और टी है हमारा 120। 12 × 36, 360, 360 कूलम ही हमारा आंसर प्राप्त हुई। बड़ी आसानी से प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुई। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे मैं सलाह दूंगा कि बहुत ही ढंग से आप समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है। आइए हम लोग इसे पहले समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 को, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कहता है, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि यदि किसी तार को खींचकर, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए, लंबाई को दुगना किया जाए, लंबाई को दुगना किया जाए, जी हाँ, लंबाई को दुगना किया जा रहा है, तो इस तार के प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करें। खींचने के बाद, तार को खींचने के बाद जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो, अब पहले वाले जो लंबाई के तार थे उसमें क्या प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा था, तो दोनों का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ तो कुछ आपको दिया हुआ नहीं है, तो हमें मान लेना होगा कि तार की लंबाई कितनी है, उसका सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद हम लोग इसे प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। आइए हम लोग इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक तार लेकर, एक तार को मान लेते हैं। प्रश्न कहता है कि मान लिए एक तार है, पहले मैं रफ यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि एक तार है जो कि चालक तार है। देखिए, तो चालक तार कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तार जो है वह बेलनाकार होगा, ऑटोमेटिक आप इतना समझ ही रहे होंगे, बेलनाकार होगी। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं इसको। अगर हमें आयतन निकालना हो, आयतन अगर ज्ञात करनी हो, तो उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से हम गुना कर दें तो आराम से निकल जाएगा। जैसे आप समझते होंगे, घनाभ की आयतन निकालनी होती है तो लंबाई गुने चौड़ाई में ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल। किसी भी 3D में, 3 डायमेंशनल में आधार का क्षेत्रफल में हम गुना कर देंगे उसकी ऊंचाई से, उसकी लंबाई से, तो क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी लंबाई के तार को खींचकर इसे दुगना किया गया है, दुगना किया गया, तो जाहिर सी बात है कि इसकी लंबाई जब दुगनी हुई तो इसकी मोटाई जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मोटाई जो है वह तो कमेगा, निश्चित कमेगा, क्योंकि इस तार को खींचकर ही लंबा किया गया है। तो लेकिन आयतन क्या होगा, समान होगा, क्योंकि जो मटेरियल इस तार में लगा हुआ था वही मटेरियल इस तार में लगा हुआ है, तो आयतन तो समान होगा जी। लेकिन इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एक
मान लीजिए 1 मीटर का तार है, 1 मीटर के तार को हमने लंबा खींचकर 2 मीटर कर दिया, क्योंकि दुगना कर दिया। तो लंबाई जब दुगनी हो गई तो इसका मोटाई तो घटेगा ही घटेगा ना, बात को तो समझ रहे होंगे। लेकिन आयतन दोनों का क्या होगा, समान होगा, चूँकि मटेरियल दोनों में क्या था, सेम था। आइए हम लोग इसे अब हल करते हैं। माना सॉल्यूशन, माना तार की यानी चालक तार की प्रारंभिक जो लंबाई थी उसे हम लोगों ने L मान लिया, और प्रतिरोध को हम यानी प्रथम प्रारंभिक तार के प्रतिरोध को हम लोग मान लेते हैं R1। तो R1 जो प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध यानी R1 बराबर हो जाएगा रो L बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। L जहाँ लंबाई हो गई तार की, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि A बराबर हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे हम लोग समीकरण 1 बना देते हैं। इसे हम लोग समीकरण 1 हम लोगों ने मान लिया। अब जो है तार को लंबा किया जा रहा है, तार की लंबाई को क्या किया जा रहा है, दुगना किया जा रहा है। तो चालक तार कैसा है, बेलनाकार है। मैं यहाँ लिख देना पसंद करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो बाद में। चालक तार, चूँकि चालक तार कैसी है, बेलनाकार है, बेलनाकार है जिसका आयतन समान होगा, जिसका आयतन समान होगा, क्योंकि प्रारंभिक तार को ही खींचकर लंबा किया गया है, क्योंकि प्रारंभिक तार को खींचकर लंबा किया गया है। मैं इसे समझने के लिए आपको इतना लिख दिया हूँ। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर V2 होगा। ये प्रारंभिक तार की आयतन है V1, और खींचने के बाद दुगना लंबाई करने के बाद तार का आयतन है V2, और V1 बराबर V2 होगा। और हम जानते हैं कि तार क्या है, बेलनाकार है, और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R स्क्वायर इंटू H, और पाई R स्क्वायर को हम ये कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए बेलन, मैं यहाँ सीधा आपको बता रहा हूँ, यह है बेलन, तो बेलन पाई R स्क्वायर, जहाँ ये हो गया पाई R स्क्वायर, माने क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। पाई R स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बेलन का जो आधार है कैसा है, वृत्ताकार है। बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार है। बेलन का आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर निकल गया। और अगर इसकी ऊंचाई को हम यानी लेंथ को हम L से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, जो कि H था हमारा। आयतन बराबर क्या हो गया, पाई R स्क्वायर H। ऊंचाई को मैंने L माना था, ऊंचाई कहिए या तार की लंबाई कहिए, एक ही चीज़ हो गई। तो पाई R स्क्वायर बराबर क्या हो गई, A। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने A मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ गिवन है हमारा कि V1 बराबर V2 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया गुने ऊंचाई, अब बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा, एरिया A1, उसको A डैश कह देते हैं, A डैश गुने लंबाई कितना, दुगना किया गया है, चूँकि तार को खींचकर दुगना किया गया है, चूँकि तार को खींचकर दुगना किया गया है, तो मैंने प्रारंभिक लंबाई क्या L माना था, तो खींचने के बाद लंबाई क्या हो गई, 2L हो गई। यहाँ से देखिए L और L कैंसिल हो गया। हमें यह मालूम करना है कि A डैश क्या है, तो A डैश बराबर क्या हो जाएगा, A बटा 2 हो जाएगा। ये गुना में है, बटा में आ जाएगा, A बटा 2 हो गया। जो हमारा तार जो खींचकर पतला लंबा कर लिया मैंने, तो जो A डैश कहलाया कितना है, तो A बटा 2 है। ये तुलना हो गई
प्रारंभिक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 है, यानी उसकी आधी है। चलिए हम लोग अब R2 को ज्ञात करते हैं। R2 बराबर होता है रो इंटू एल। एल क्या है तो 2L है। एल क्या आ गया है 2L, दुगना हो गया है तो L बराबर 2L, दुगनी हो गई ना लंबाई, तो 2L हम लिखेंगे। अब बटा में लिखेंगे ए डैश कितना है, ए डैश हमारा है A/2, तो हम लिखेंगे A/2, ये दो ऊपर चला जाएगा जी। तो R2 बराबर हो गया रो 2L बटा ए, आ 2 चला गया ऊपर, अर्थात रो 2 दूनी 4L बटा ए हो गई। ये हमारा है R2 और R1 हमारा था रो L/A। अब हमें निकालनी है, इसलिए R2 अनुपात R1 हमें निकालना है। तो R2 आ गया है रो 4L/A अनुपात में रो L/A, ए कैंसिल, रो L और रो L कैंसिल, आ गया हमारा 4 अनुपात, यहाँ क्या बच गई 1 बच गई। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गई होगी। प्रश्न संख्या 6 है 4 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। देखिए श्रेणी क्रम है, ये दोनों प्रतिरोधक कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध का भी मान ज्ञात करें। अर्थात श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हमें ज्ञात करना बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है यह, क्योंकि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग इसे बड़े ही आसानी विधि से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न 6 श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ने पर, यानी RS बराबर, ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम का सीरीज होता है। RS बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, यही तो होता है। आइए हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक रफ करके समझ लेते हैं कि देखिए ये प्रतिरोध मैंने बनाया, तो ये R1 है, R2 है और R3 है। ये कैसा है तो श्रेणी क्रम है। कैसा है, श्रेणी क्रम में है। अगर समांतर क्रम में करना होता है तो वह इस प्रकार बना हुआ होता है। देखिए ये सारे प्रतिरोध क्या हैं, समांतर क्रम में, R1 R2 R3, ये समांतर क्रम में है। तो उसको हम कहते हैं 1/RP, यानी पैरेलल में, बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट। ये तो हो गई आपकी रफ। तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या दे रखा था, 4 दे रखा था, यानी R1 बराबर है 4 और R2 बराबर है 12। तो श्रेणी क्रम में सीरीज में निकाल लेते हैं। RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, RS बराबर हो जाएगा R1 है हमारा 4 ओम और प्लस R2 है हमारा 12 ओम, हो गया हमारा RS बराबर 12×4 16 ओम, जो कि एक आंसर हमें प्राप्त हो गई। R1 था 4 ओम, R2 था 12 ओम, तो RS आ गई 16 ओम, एक आंसर आ गई। अब हम लोग इसी को समांतर क्रम में निकाल लेते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है 1/RP, यानी पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 एन तक। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/4 ओम प्लस 1/12 ओम। चूँकि दो प्रतिरोध दिया हुआ है, देखिए ये प्रतिरोध जो है 4 ओम वाला ऐसा था और यही समांतर क्रम में जुट गया, ये था आपका 12 ओम। अभी दोनों को हमें समांतर क्रम में निकालनी है समतुल्य प्रतिरोध। तो 1/RP बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 12×4 12
ओम आ गया हमारा एलसीएम। 4 ओम से 12 में भाग किए तो 3 बार में कटा, 3 हो गया। 12 से 12 में भाग किए तो 1 बार में कट गया, 1 को 1 से गुना किए तो 1 हो गया। तो 3 1 4/12 ओम हो गई, 4 तिया 12, यानी 1/RP बराबर हो गया 1/3 ओम। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल सकते हैं कि RP बराबर हो गया 3 ओम। RP बराबर हो गया 3 ओम, यानी जब समानांतर क्रम में निकाले, पैरेलल में निकाले तो 3 ओम हमारा इसका आंसर ज्ञात हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा। समांतर क्रम में जोड़ी गई है संयोजित समान प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मान जो है वह समान है, बराबर है, प्रतिरोध जो है वह बराबर है। 4 प्रतिरोधक है, समांतर क्रम में जोड़ी गई है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सवाल है। आइए हम लोग इसे समझ कर पहले बनाते हैं। तो प्रतिरोध कितने हैं, 4 हैं और समांतर क्रम में जोड़े गए। प्रश्न संख्या हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 समांतर क्रम में दिया गया। देखिए समांतर क्रम में कैसा होता है, इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। समांतर क्रम में जैसे एक प्रतिरोध मैंने बना लिया, दूसरा प्रतिरोध यह कर लिया, तीसरा प्रतिरोध यह कर लिया, चौथा प्रतिरोध यह कर लिया। ये R1 R2 R3 R4 ये सभी आपस में समान है, बराबर हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं गिवन है जो दिया है वो क्या है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4। ये 4 समान प्रतिरोध दिया गया है, 4 समान प्रतिरोध दिया गया है, लेकिन समांतर क्रम में ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको मैंने अगर x मान लिया, नहीं भी माना, चूँकि सब इक्वल है तो एक R1 ही कर लेंगे, या सिर्फ हम लोग R मान लेते हैं। चलिए प्रतिरोध को क्या मान लिया मैंने, R मान लिया, माना कर लेता हूँ, क्योंकि सभी बराबर है, समान प्रतिरोध है। अब कैसा है तो समांतर क्रम में दिया गया, तो हम लोग इसे किस प्रकार बना सकते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तो 1/RP बराबर हो जाएगा क्या, 4 ओम है, कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। RP बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़ 1/R4, 4 प्रतिरोध तो हैं ही, तो 1/RP कितना है, 4 ओम है, 4 ओम लिखेंगे, बराबर। ये सब इक्वल था, जिसे मैंने R भी मान लिया था, तो यहाँ से एलसीएम R हो गया सबका, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर मैंने क्या मान लिया था, R ओनली मान लिया था, तो R कर लिया मैंने, ये सब R ही है। तो ऊपर क्या हो गई, 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा, क्यों इससे भाग करेंगे तो कट गया ना, 1 आ जाएगा, 1 × 1 1, तो 1/4 ओम बराबर 1 1 1 1 4 प्लस करके हो गया बटा R हो गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, R बराबर 4 चौके 16 ओम, 4 चौके 16 ओम प्रतिरोध हमें ज्ञात हो गया, जो ही आपका आंसर होगा जी। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए चित्रों में A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। 8 का फर्स्ट टर्म A है, देख रहे हैं त्रिभुजाकार बना हुआ है, A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना। तो A B को पकड़कर आप अन्य दूसरे प्रतिरोधों को ध्यान से देखें, अन्य 2 प्रतिरोधों को ध्यान से देखें, तो क्या यह समांतर में है, पैरेलल है, नहीं है, तो यह सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है। तो 40 ओम और 60 ओम को श्रेणी क्रम में हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो A समतुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, तो 25 ओम और यहाँ जो हो जाएगा 40 60 100 हो जाएगी, तो 25 ओम और 100 ओम ये दोनों हो गया समानांतर में। तो जब समानांतर में निकाल लेंगे तो A और B का हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी है 8 ओम और 8 ओम, यानी A और B को हम पकड़ लेंगे, उसको छोड़कर हमें और आगे देखनी है, A और B को छोड़कर हमें आगे देखनी है अन्य पार्ट को, कि ये दोनों क्या है, समानांतर में है।
तो समांतर क्रम में इस प्रतिरोध को निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। जब यहाँ प्रतिरोध आ गई तो 4 ओम, यहाँ एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहाँ है, तो ये तीनों कैसा हो गया, तो श्रेणी क्रम में होगी। फिर श्रेणी क्रम में हम लोग इसे निकाल लेंगे। बड़ा ही आसान है, चित्र को समझना होता है। आइए हम लोग पहले एक चित्र बना लेते हैं। 8 के ए का कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है। ए और बी ये चालक तार है, इसका वैल्यू है 5 ओम, 25 ओम, और यहाँ है 40 ओम, यहाँ दे रखा है आपको 60 ओम। तो अगर हमने क्या कहा, ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ए बी को पहले पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, इसको ध्यान में रखिए और अदर पार्ट को देखिए। अदर पार्ट को ध्यान से देखिए तो ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 40 ओम है और 60 ओम है, 40 ओम है और 60 ओम है। RS बराबर होता है R1 प्लस R2, यानी RS बराबर हो जाएगा 40 ओम प्लस 60 ओम, यानी 100 ओम। यहाँ से RS बराबर 100 ओम आ गई। अब हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बन गया, यानी ये दोनों जुड़कर यहाँ से इस प्रकार का हो गया। ये जो 100 ओम आई, ये 100 ओम का प्रतिरोध यहाँ उत्पन्न हो रहा है, 100 ओम का। अब 25 ओम और 100 ओम कैसा है, समानांतर में है। अब हम उसे समानांतर में निकाल लेंगे। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/RP बराबर ये कितना है, 25 ओम है, और दूसरा कितना है, 100 ओम है। हम लिखेंगे 1/25 ओम प्लस 1/100 ओम, 1/RP बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 100 ओम हो गई। 25 ओम से 100 में भाग करेंगे 4 बार में कटेगा, 100 से 100 में भाग किए तो 1 बार में कट गया। तो 1/RP यानी पलट में 4 1 5/100 ओम, 5 दूनी 10 20 ओम। तो 1/RP बराबर है 1/20 ओम। तिरछा गुना कर लेंगे तो RP बराबर हो जाएगा 20 ओम। यही हमारा आंसर होगा 20 ओम। करेक्ट आंसर 20 ओम। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। सेकंड है, ए से शुरुआत हुई है, यहाँ प्रतिरोध हो गया, ऐसा बना हुआ है, यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है, ये ज्वाइंट हो गई है, यहाँ से आगे बढ़ गया है, प्रतिरोध है, यहाँ पार्ट बी है, यहाँ ए है। बिंदु ए और बी के बीच ही समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। बुक आप सामने रख लेंगे अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो। 4 ओम 8 ओम 8 ओम 4 ओम, और ए और बी के बीच हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मैंने क्या कहा, ए और बी पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिए और इसके अदर पार्ट को देखिए। क्या और पार्ट में क्या दिख रहा है हमें कि जो और दो प्रतिरोध दी गई है वो समानांतर में है। तो ये दोनों को हम पहले समानांतर में समतुल्य कर लेंगे, समतुल्य प्रतिरोध ये दोनों से निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ गया, यहाँ आ जाएगा। तो फिर हमारा फिगर बन जाएगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार बनेंगे। लेकिन अभी हम इसे हल कर लेते हैं। 8 ओम 4 ओम 4 ओम, ये दोनों का पैरेलल में निकालेंगे समांतर क्रम में। तो 1/RP बराबर होता है
1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP बराबर 1/8 ओम प्लस 1/8 ओम। 8 ओम 8 ओम का एलसीएम ओनली 8 ओम आ गई, यहाँ से 1 + 1 हो गया, यानी 2/8 ओम हो गई। यहाँ से 2 चौके 8 कैंसिल हो गया, यानी आरपी बराबर आ गया 4 ओम। आरपी बराबर हो गया हमारा 4 ओम। आइए जो 4 ओम है अब बनकर आ गई है यहाँ पर हो गई है। यहाँ कितनी ओम हो गई है? 4 ओम हो गई है। इसका मान निकल गया, ये दोनों का कैंसिल होकर के ये दोनों बन गया कितना में? 4 ओम में। और अब हम क्या देख रहे हैं? ए से बी के बीच हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अब हमें सीरीज में आ गई, देखिए तो श्रेणी क्रम में आ गई। तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम को अब हम श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे, यानी आर इस बराबर हम निकाल लेंगे। और इस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एन। R1 है हमारा 4 ओम, R2 है 4 ओम, R3 है 4 ओम, बराबर हो गया 4 4 4 4 4 8 4 12 ओम। यही हमारा आंसर मिलेगा जी। देखिए 4 ओम 4 ओम 4 ओम, यहाँ से देखिए 4 ओम R1 R2 4 ओम R3 4 ओम, श्रेणी क्रम में 4 12 ओम। यही हमारा आंसर होगा। सी है, पार्ट सी है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी है। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि ए और बी को छोड़कर ध्यान में रखिए और उसके अदर पार्ट को देखिए। अदर पार्ट क्या है? दोनों समांतर में है? नहीं है तो श्रेणी क्रम में। तो पहले हम ये दोनों को श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये दोनों को श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो कुछ ऐसा प्रतिरोध हो जाएगा, और ये दोनों को श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो ऐसा प्रतिरोध हो जाएगा। तो ए और ये तीनों प्रतिरोध आपको फिर पैरेलल हो जाएंगे। फिर समांतर क्रम में निकाल लेंगे तो ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। आर एस बराबर आर एस सीरीज बराबर होता है, सामने जुड़ जाता है तो 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर हो गया 5 5 10 ओम। बड़ा ही आसान है सवाल है। तो आर एस बराबर क्या हो गई? 5 5 10 ओम हो गई। और दूसरा है 20 ओम अब प्लस 20 ओम हो गया 20 दूनी 40 ओम 40 ओम। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40 ओम, यहाँ पर लिख लेते हैं कितना? तो 10 ओम। अब ये कैसा हो गया? तीनों देखिए तो पैरेलल में बन गया। तब हम पैरेलल में इसे ज्ञात कर लेंगे। तो समांतर क्रम में आ गई, तो समांतर क्रम में आ गई ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध। तो 1/RP बराबर होता है क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 है हमारा 10, R2 है हमारा 24, R3 हमारा 40। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/10 ओम अजोड़ 1/40 ओम और जोड़ 1/24 ओम। तो 1/RP बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 10 40 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120 ओम। 10 से भाग किए तो 12 ओम, 12 ओम यहाँ 12 हो गई ओनली। जोड़ 40 से भाग किए तो 4 × 12 0 0 कट गया, 3 बार में कट गया तो 3 हो गया। और जोड़ 24 से भाग करेंगे 24 25 20 से यानी 5 हो गई। 12 और 3 15 5 20 20/120 ओम हो गई। 0 0 कैंसिल 2 6 12 कट गया, यानी आरपी बराबर आ गया हमारा कितना? तो 6 ओम हो गई। आरपी बराबर कितनी हो गई? 6 ओम हो गई। 6 ओम, यही तो हमारा आंसर होना चाहिए, 6 ओम। राइट, 6 ओम ही हमारा आंसर हो गया। अब आइए डी को देखते हैं। डी इस प्रकार फिगर दिया हुआ है। सिरा ए और सिरा बी, सिरा ए और सिरा बी, यहाँ है बी, सिरा ए और सिरा बी के बीच हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालनी है। तो मैंने क्या कहा? दोनों सिरा को देख लीजिए, आप दोनों टर्मिनल को ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए जो प्रतिरोध दिया हुआ है वो किस क्रम में है? तो समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में ये दोनों का समानांतर क्रम जब निकालेंगे तो ये प्रतिरोध आपका यहाँ आ जाएगा और इसका प्रतिरोध आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों कैसा हो गया? देखिए तो
श्रेणी क्रम में बन गई। फिर श्रेणी क्रम में हम निकाल लेंगे तो ए और बी टर्मिनल के बीच उत्पन्न प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके समानांतर में निकाल लेते हैं, इसे समानांतर में निकाल लेते हैं, समतुल्य यानी योगफल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 1/RP बराबर होगा 1/8 ओम जोड़ 1/8 ओम बराबर एलसीएम हो गई 8 ओम, तो 1 + 1 हो गई यानी 2/8 ओम हो गई, 2 चौके 8 यानी आरपी बराबर हो गया यहाँ से हमारा 4 ओम। आरपी बराबर हो गया कितना? 4 ओम। तो यहाँ हम 4 ओम लिख लेते हैं, 4 ओम। 4 ओम यहाँ निकल गया प्रतिरोध हमारा, ये दोनों था समानांतर क्रम में, 4 ओम आ गई। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से समानांतर क्रम में निकाल लेंगे तो यहाँ कितना ओम आएगा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग श्रेणी क्रम में आसानी से निकाल सकते हैं। पुनः यानी दूसरे फिगर में देखिए 1/RP बराबर 1/12 ओम जोड़ 1/12 ओम। एलसीएम हो गया हमारा 12 ओम, 1 + 1 यहाँ हो जाएगा ना, क्योंकि इससे भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा ना, एक को एक से गुना करें तो एक आता है, तो 2/12 ओम, 2 छक 12 यानी आरपी बराबर यहाँ से हो गया 6 ओम। इस 6 ओम को हम इस फिगर में यहाँ पर हम 6 ओम कर देते हैं। बस इससे हमको कोई अब मतलब नहीं रह गया, क्योंकि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी सिरा, दोनों सिरा के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, जो कि एक सीध में आ गई है, श्रेणी क्रम में आ गई है। 4 ओम और 6 ओम, आराम से 10 ओम ज्ञात हो गया आंसर। तो आर एस बराबर हमें निकालना होगा, तो 4 ओम + 6 ओम बराबर 6 4 10 ओम। आराम से यही आपका आंसर होगा जी। प्रश्न 9 को देखिए, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम एवं 5 ओम है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 20 ओम होता है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 5 ओम होता है, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। इस प्रश्न से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि क्या प्रत्येक चालक का प्रतिरोध समान है या नहीं है, हमें यही तो मालूम कर लेना होगा, उसके बाद हम इसे सोल्व कर सकते हैं। दो चालक है, एक श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में उसी को जोड़ी गई है, वही दोनों चालक को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ी गई, एक बार समांतर क्रम में जोड़ी गई है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 20 आता है, समांतर क्रम में जोड़ी जाती है तो 5 ओम आता है। तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी समतुल्य प्रतिरोध। दो चालक का श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो 20 ओम आता है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 5 ओम आता है। यानी कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ रफ में पहले कर रहा हूँ, ये आपको रफ में कर रहा हूँ, ROUGH। दो चालक है, देखिए एक प्रतिरोध यहाँ हो गई और एक प्रतिरोध यहाँ हो गई। ये आपका क्या है? R1, ये है R2। ये दोनों क्या है? तो समानांतर क्रम में है, यानी RP में है, पैरेलल में है। और इसी चालक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। देखिए इसी चालक को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, R1 और R2 हो गई। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 20 ओम आता है समतुल्य, और जब समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 5 ओम आ जाता है उसका समतुल्य प्रतिरोध। तो प्रत्येक चालक का, ये प्रत्येक प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात कर लेना है। दो प्रतिरोध है ना, दोनों प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात कर लेनी है। आइए हम लोग इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। श्रेणी क्रम में और इस बराबर क्या होता है? R1 + R2 अब बराबर दे रखा है हमारा 20 ओम। इसे हम समीकरण 1 कर देते हैं, यानी R1 + R2 बराबर हो गया 20 ओम। और जब समांतर क्रम में रखी जाती है, समांतर क्रम में, यानी 1/RP, तो 1/R1 + 1/R2 बराबर दे रखा है क्या? 1/5 ओम। 1/5 ओम समांतर क्रम में है ना, तो 1/, लिखना होगा ना। अब यहाँ से हम इसे सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाता है? R1 × R2। R1 से R1 कैंसिल, R2 1 से गुना हो गया तो R2 हो गया, प्लस R2 से R2 कैंसिल, R1 1 से गुना हो गया तो R1 हो गया। अब बराबर क्या लिखेंगे? 1/5 ओम लिखेंगे, 1/5 ओम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से R1 + R2 बराबर दे रखा है 20 ओम। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या रख देंगे? 20/R1 × R2 बराबर 1/5 ओम। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण
1 से सकते हैं क्या, लिखना ही चाहिए 20/25 यानी R1 इंटू R2 बराबर हो गया 20/25 100 ओम, 20/25 ओम। इससे हम समीकरण 2 बना कर रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास R1 R2 है और R1 प्लस R2 दिया हुआ है, तो हम कैसे इसे समझेंगे। इस प्रकार भी हम इसे बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। जैसे R1 बराबर यहाँ से ले लेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 100 ओम बटा R2, R1 बराबर 100 ओम बटा R2 हो जाएगा। और R1 का वैल्यू जो हो जाएगा, देखिए हम मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस प्रकार भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी विधि द्वारा हल करके मैं आपको दूंगा। R1 बराबर यहाँ से 100 ओम बटा R2 हम लिख सकते हैं ना। तो इस R1 को हम यहाँ अगर रख दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 ओम बटा R2 हो जाएगा, 100 ओम बटा R2 हो जाएगा। और यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि R2 दोनों में आ गई तो R2 बराबर निकल सकता है ना। तो फिर यहाँ से हम एक गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे, बीजगणितीय विधि द्वारा हल कर लेंगे, जिसे हम गुणनखंड निकालना सीखते थे क्लास 8 से ही। उस प्रकार से हमें R2 भी ज्ञात हो जाएगी। फिर R2 का वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, तो R1 भी ज्ञात हो जाएगी। वहाँ से भी बन सकता है, लेकिन मैं इसे दूसरी विधि से हल कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई और एक विधि आ जाए। आइए एक मैं फार्मूला देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है। इस फार्मूले से हम लोग चलेंगे, जहाँ a है हमारा R1 माइनस बी है हमारा R2 का होल स्क्वायर कर लिए, अब बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2, यानी A है हमारा R1, अब B है हमारा R2। आइए तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 20 माइनस 4 इंटू यहाँ गुना कीजिए, R1 इंटू R2 का भी वैल्यू आया हुआ था 100 ओम। कितना आया हुआ था, 100 ओम। तो 20 में 400 घटाओ यहाँ से हो गई 400, यानी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0 हमारा। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0। यहाँ से हम जब करेंगे R1 माइनस R2 होल स्क्वायर है तो दाईं ओर चली जाएगी, तो हो जाएगा अंडर रूट में, अर्थात R1 माइनस R2 बराबर आ गया 0। इसीलिए R1 बराबर R2 दोनों बराबर आ गए हमारे। R2 को दाईं ओर भेज देंगे तो माइनस है, तो दाईं ओर जाके प्लस हो जाएगा ना। R1 बराबर R2 है, R1 बराबर R2 है। अब हम समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 कैसा था, R1 प्लस R2 बराबर दे रखा था हमारा 20 ओम, R1 प्लस R2 बराबर दे रखा था 20 ओम। तो R1 बराबर R2 है, तो हम R1 या R2 को एक टर्म में बदल लेंगे, तो R1 प्लस R2 को हम R1 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। 20 ओम दोनों जुटकर आ गया 2R1 बराबर 20 ओम, अर्थात R1 बराबर 20 बटा 2 दहें के 20, 10 ओम। तो 10 ओम R1 है, R2 भी तो उतना ही है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। R1 बराबर R2 बराबर कितने हो गए, 10 ओम। यही हमारा आंसर मिलेगा जी, यही हमारा आंसर मिलेगा। चलिए इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व किया, जो कि लग रहा था कि कठिन सवाल होंगे, लेकिन कठिन नहीं है। जब आसानी से बन जाए तो कठिन फिर कैसे होगा। समझ में आ जाती है प्रश्न तो आसानी से बनता ही है। संख्या 10 को देखिए, चित्र 4.30 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में धारा की गणना करें। 9 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। सबसे पहले धारा निकालना है, उसके बाद विभवांतर निकालना है। दो चीज़ हमें निकालनी है, I बराबर भी और V बराबर भी, चूँकि विभवांतर भी निकालनी है और विद्युत धारा का मान भी निकालना है। तो चित्र पहले हम लोग बना लेते हैं, जो 4.30 में चित्र बनाई गई है। चित्र इस प्रकार दिया हुआ है, ये दो प्रतिरोध दिया हुआ है, 9 ओम का और 3 ओम का। अब वोल्ट यहाँ धारा जो बैटरी लगाई गई है, सेल लगाई गई, देखिए 6 वोल्ट का है। तो इसमें निकालना है हमको सबसे पहले विद्युत धारा का मान, परिमाण, और उसके बाद
विभवांतर, उसके बाद विभवांतर निकालना है। दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को हमें निकालने हैं। तो दिया हुआ उससे हम पहले लिख लेंगे। सॉल्यूशन करता हूँ मैं। V बराबर है 6 वोल्ट और R बराबर हो जाएगा आपका, R कैसा है देखिए जरा सा, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो R हम इस लिख सकते हैं ना, R1 प्लस R2 अर्थात 9 ओम प्लस 3 ओम बराबर हो जाएगा हमारा 12 ओम। अब V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। एक फार्मूला आप देखे होंगे, तो हमें निकालना है I सबसे पहले। तो I बराबर V बटा हम R ज्ञात कर लेंगे। तो V हमारा 6 है, R हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। तो 6 दूनी 12 कैंसिल हो गया, यानी 1/2। 2 से अगर भागा 1 में करते हैं तो 0.5 आ जाता है, जो कि एम्पियर में होगा, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका सोल्व हो गया। जो विद्युत धारा का परिमाण निकालना था वो तो हमें आ गई 0.5 ओम। अब हमें विभवांतर निकालनी है। विभवांतर अर्थात V बराबर हमें निकालना होगा। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। I इंटू आर होता है। I हमने 0.5 ले आया और R प्रतिरोध कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। R कितने हैं, 9 है। R प्रतिरोध कितने हैं, 9 है। तो पॉइंट को मैंने हटा दिया, 5 दूनी 10 यानी आ गया 9/2। 2 से भागा हम 9 में करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। विभवांतर क्या V में लिखाता है, वोल्ट में। विभवांतर का मतलब क्या है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। तो 4.5 वोल्ट आ गया, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 को देखते हैं। इसका चित्र कुछ लंबा सा दिया गया है, क्योंकि 3 टर्म दे दिया है। हमें समझना होगा, फर्स्ट चित्र से ही समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में संभव नहीं है कि तीनों चित्र दे दे, इसलिए आप समझने की कोशिश करेंगे अगर मैं समझा रहा हूं तो। दिया है 4.31 में दिखाए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करें। धारा I का मान ज्ञात करें। आप यहाँ प्रतिरोध को देख रहे हैं, 2 ओम है या 2 ओम है, जो कि श्रेणी क्रम में है। 2 ओम है, 2 ओम है, जो कि श्रेणी क्रम है। अगर इस श्रेणी क्रम में ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्रतिरोध। ठीक, आप वोल्ट आप देख रहे हैं, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। 5 5 10 5 15 5, यहाँ से आपको 20 है। यहाँ से कितने वोल्ट हैं, 20 हैं। और यहाँ भी प्रतिरोध कितना है, श्रेणी क्रम है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, जो कि श्रेणी क्रम है। तो 4 4 16, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है आपका, 16 आ रहा है। तो देखिए जो फिगर बना कर दे दिया है, सबसे पहले 4 ओम को देखिए। ये 4 ओम कहाँ से लाया होगा, ये 4 ओम कहाँ से लाया होगा, यहाँ से लाया होगा, क्योंकि चूंकि श्रेणी क्रम है। तो 2 ओम जोड़ 2 ओम 4 ओम आ गए, यहाँ लिख दिया। 2 ओम जोड़ 2 ओम 4 ओम आ गई, यहाँ लिख दिया। और 5 5 10 5 15 5 20 वोल्ट, यहाँ लिख दिया। 4 दूनी 8 4 3 4 4 16 ओम, यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से बन गई, इस प्रकार से हमारा फिगर बन गया। उसके बाद देखिए कि ये दोनों आपका कैसा है, समानांतर क्रम है। समानांतर क्रम में निकालेंगे तो 2 ओम आ गई, 2 ओम आ गई। यहाँ से 20 वोल्ट आपका है, यहाँ से 16 ओम आपका यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद 18 ओम है, उसके बाद ये 18 ओम है। ये आप 16 और 2 को देख रहे हैं, ये भी श्रेणी क्रम में, 16 2 18 ओम। उसके बाद वोल्ट है 20। हम लोग यहाँ से फाइनली, यहाँ से हम लोग फाइनली ज्ञात कर लेंगे। तो अगर ये तस्वीर तीनों नहीं दिया रहता तो हमें बिल्कुल यहाँ से समझना था, यहाँ से समझना था कि श्रेणी क्रम में है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 ओम हो गई। ये भी श्रेणी क्रम है, 2 2 4 ओम हो गई, 2 2 4 ओम, और ये भी 4 ओम हो गया। यहाँ से वोल्ट को जोड़ लेंगे, 5 चौके 20, यहाँ से प्रतिरोध को जोड़ लेंगे तो 4 चौक 16। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। जो प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, तो कुल प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। कुल प्रतिरोध प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न 11 है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर 2 ओम प्लस 16 ओम बराबर कितने हो गए, 18 ओम हो गए, बराबर 18 ओम। भी बराबर जुड़कर कितना आ गया हमारा, 20 वोल्ट। आई हमें ज्ञात कर लेनी है, आई बराबर भाट। तो आई बराबर होता है V बटा आर, आई बराबर होता है V बटा आर, अर्थात V हमारा है 20, आर है हमारा 18। काटते हैं, दोनों 18 दो दही के 20, यानी 10/9, 10/9, 10/9, 11 का 10/9, बस एम्पियर में यही आंसर होगा। क्योंकि आई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो 10/9। अगर इसे पूछता दशमलव में निकालने के लिए तो हम 9 से 10 में डिवाइड कर देते, लेकिन कहा नहीं है,
आंसर में हमारा यही दे रखा है, तो हम आगे क्यों जाएं। अगर दिया भी तो हम लोग इसे 9 से 10 में भाग कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आता रहेगा 1.1111 आता रहेगा, 10/9 ही करके छोड़ दिया तो हम लोग भी छोड़ देंगे। इतना क्या एम्पियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम्पियर, चूँकि विद्युत धारा का मात्रा क्या एम्पियर है, तो 10/9 यही हमारा हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत होगी। विद्युत शक्ति, शक्ति का मतलब वाट होता है, तो विद्युत शक्ति हमें निकालना है, पावर हमें निकालना है, पावर निकालना है, जी हाँ पावर निकालना है। प्रतिरोध दिया हुआ है 40 ओम और धारा का परिमाण भी दे रखा है 1.5 एम्पियर, तो हमें निकालना है पावर। पावर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पर आराम से बन जाएगा। तो दिया हुआ है जिसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमारा आर यानी प्रतिरोध बराबर दे रखा है 40 ओम, धारा का परिमाण दे रखा है 1.5 एम्पियर। हमें निकालना है पावर, P बराबर वाट, तो P बराबर होता है, वही फार्मूला आपको यूज करना है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो P बराबर होता है I² इंटू आर, जो दिया हुआ देखिए I दिया हुआ R दिया हुआ है, हमें P पूछा था, ही फार्मूला में यूज कर लेंगे आराम से। तो I हमारा है 1.5 का स्क्वायर कर देंगे और गुना आर प्रतिरोध हमारा है 40 ओम। तो 1.5 को हम 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्क्वायर में है, और गुना हो गया हमारा 40। पॉइंट को मैंने हटा दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से कट गया 20 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, 3 तिया 9, 3 तिया 9 90, 3 तिया 9 गुने 10 कितना हो गया 90। तो 90 वाट हम लिख लेंगे, क्योंकि पावर शक्ति का मात्रक होता है वाट। यही हमारा आंसर है 90 वाट, 90 वाट। क्वेश्चन नंबर अब हम 13 देखते हैं। संख्या 13 है, एक टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर लिखा है, बल्ब का प्रतिरोध और शक्ति निकालें। इसमें 2 वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, एक प्रतिरोध और दूसरा शक्ति का मान हमें निकालनी होगी। और लिखा हुआ क्या टॉर्च के बल्ब पर है 2.5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। दिया हुआ उसे हम लोग लिख लेंगे, V बराबर दिया हुआ है 2.5 वोल्ट और I बराबर दे रखा है 500 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो 500/1000 हो जाएगा, जो कि एम्पियर में हो जाएगा। डबल जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 यानी 1/2। 1/2 अगर हम भाग कर देंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें निकालनी है प्रतिरोध, हमें निकालना है प्रतिरोध। आर बराबर भाट, फर्स्ट में क्या निकालने के लिए कहा गया है प्रतिरोध, यानी आर बराबर हमें निकालने के लिए कहा गया, तो आर बराबर होता है V/I। V है हमारा 2.5 और आर है हमारा 0.5, पॉइंट कैंसिल हो गई, 5 × 25 यानी 5 ओम हमारा एक आंसर तो आ जानी चाहिए। 5 ओम हमारा एक आंसर तो आ जानी चाहिए, आ ही गई है, मिला लिया हूँ मैं, बुक में आंसर दे रखा है 5 ओम। नेक्स्ट है पावर, शक्ति निकालना है हमको, हमें निकालनी है शक्ति यानी पावर बराबर होता है I² इंटू आर। तो I हमारा है 1.2 बोलिए, या तो फिर हम 0.5 में लाए, 0.5 में चलिए कहते हैं 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर है हमारा 5, आर है हमारा 5, मैंने अभी फाइंड किया हूँ। तो 0.5 को 2 बार गुना के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि स्क्वायर है। पॉइंट को मैंने हटा दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऊपर में है 5 और नीचे में है 2 दूनी 4 यानी 5/4। तो 4 से हम भागा करेंगे 5 में तो आ जाएगा 1.25, जो कि हो जाएगा वाट में, क्योंकि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। यही हमारा होगा 1.25 वाट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन संख्या 14 को देखिए, 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे और 100 वाट के 2 अन्य बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो एक महीने में 30 दिन दे रखा है। 30 दिन में उपयुक्त ऊर्जा की गणना करें। 4 बल्ब हैं, प्रतिदिन 4 घंटे जलाई जाती है, वाट कितने हैं 40 वाट के, कितने हैं 40 वाट के। और दूसरा सेकंड में है 100 वाट के 2 अन्य बल्बों की संख्या 2 है,
वाट कितने हैं 100, प्रतिदिन 2 घंटे जलाई जाती है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। 30 दिनों तक दोनों जलाई जाती है। एक टर्म में है कि 4 बल्ब है, दूसरा टर्म में है 2 बल्ब है। जो 4 बल्ब हैं उसमें 40 वाट है, जो 2 बल्ब हैं उसमें 100 वाट है। 4 बल्बों को 4 घंटा जलाया जाता है प्रतिदिन, और 2 बल्बों को 2 घंटा प्रतिदिन जलाया जाता है। अब कितने दिनों तक? 30 दिनों तक जलाई जाती है। तो कुल उपभोक्त ऊर्जा की गणना किए किलो WH यानी किलो वाट प्रति घंटा में हमें निकालनी है। आइए हम लोग इसे बनाते हैं। यानी टोटल ऊर्जा पूछा गया, टोटल ऊर्जा पूछा गया है। कुल उपभोक्त ऊर्जा, कुल उपभोक्त ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर, आप यहाँ पर एक फार्मूला यूज कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। PhD P से हो गया आपको पावर यानी शक्ति, H से हो गया आपका आवर यानी घंटा, D से हो गया आपका डे अर्थात दिन, D से हो गया दिन। PhD पावर आवर डे, पावर आवर डे, पावर यानी शक्ति, आवर माने घंटा, डी से हो गया दिन। आइए इसी को हम लोग आराम से बना लेते हैं। तो कुल दिनों की संख्या कितनी है? 30। अब देखिए आराम से समझिए, 40 वाट के 4 बल्ब हैं। 40 वाट के कितने बल्ब हैं जी? 4 बल्ब हैं। 40 वाट तो पावर हो गया, पावर कितने? 40, बल्ब कितने? 4। कितने घंटे तक? कितने घंटे तक? कितने घंटे तक? तो 4 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक जलाई जाती है प्रतिदिन। 4 घंटे तक प्रतिदिन जलाई जाती है। अब यहाँ से हम कर लेंगे प्लस, जो सेकेंड पावर है वह क्या है? तो 100 वाट का है, और 2 घंटे प्रतिदिन जलाई जाती है। 2 बल्ब है, बल्बों की संख्या 2 घंटे प्रतिदिन जलाई जाती है। और दिन को मैंने कॉमन ले लिया है 30। ये डे जो हमारा है कॉमन में हो गया, ये जो डे है हमारा वो हमारा कॉमन में बनकर यहाँ आ गई है डे प्रतिदिन। और आवर है, ये तो पावर है, पावर है, ये आवर है, और बल्बों की संख्या है, बल्बों की संख्या है, ये आवर है, और ये पावर है। ये हो गई दिनों की संख्या, डी को मैंने कॉमन ले लिया। आइए हम लोग इसी को हल करते हैं। लेकिन अब कहिएगा आप कि यहाँ आपने Y1000 क्यों किया? Y1000 मैंने इसलिए किया क्योंकि किलोवाट प्रति घंटा में हम चेंज करेंगे, किलोवाट प्रति घंटा में हम बदल लेंगे, इसीलिए 1000 से भाग देनी पड़ गई। आइए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो 30 तो कॉमन में है ही, 4 चौ 16 चौका 64, 16 चौका 64 यानी 640 हो गया, जोड़ 2 दूनी 4 यानी हो गया यहाँ से 400। अब बटा में है हमारा 1000 बराबर 30 इंटू जोड़ के 6 4 हो गया 10, 6 4 10 140। अब बटा में हमारा 1000, 0 0 हो गया हमारा कैंसिल, यानी 30 गुने 104 बटा है 100, ए जीरो कैंसिल, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और 312 बटा हो गया नीचे 10, 10 से भाग कर देंगे 312 में, तो आ जाएगा 31.2 किलो वाट पर आवर। यही हमारा आंसर होगा। आपके भारतीय वन के बुक में पुराना एडिशन में गलत आंसर दे रखा है, न्यू एडिशन में 31.2 है। यही हमारा 31.2 किलोवाट पर आवर आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 है, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। यदि बिजली का रेट प्रति यूनिट 1.3 हो रुपया में यानी 1 रुपया 30 पैसा हो, तो 30 दिनों वाले महीने में कितने रुपए का बिल आएगा? दिनों की संख्या डे 30 दे रखा है, 5 घंटा प्रति घंटे जलाना है, डे यहाँ है ही नहीं, और 60 वाट का एक ही बल्ब है, बल्ब की संख्या 1 है, 60 वाट का है, 30 दिनों तक जलाई गई, 5 घंटा प्रतिदिन जलाई गई, 5 घंटा प्रतिदिन जलाई गई है, तो घंटों में आ जाएंगे 5 या 15 150 घंटे हो जाएंगे। आप उस प्रकार भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कितना विद्युत शक्ति प्रयोग हो रहा है। तब तो रखा है आपका पावर दे रखा है कितना जी? तो 60 वाट। तब विद्युत शक्ति तो गिवन है हमारा दिया हुआ है, और आवर घंटा दिया हुआ कितना? तो 5 घंटा दे रखा है, 5 घंटा दे रखा है जी। तो यहाँ से 60 वाट को हम किलोवाट प्रति घंटा में बदल लेते हैं, किलोवाट प्रति घंटा में बदल लेते हैं इसे।
इसे किलोवाट प्रति घंटा में बदल लेते हैं तो 60 बटा हमको क्या लिखना होगा, 1000 लिखना होगा। 0 0 हो गया कैंसिल, आ दू तिया 6 आ दू 50 दूनी 100, यानी 3/50 किलोवाट पर आवर आ गई। अब ऊर्जा निकाल लेते हैं हम लोग। ऊर्जा यानी P बराबर क्या है, 3/50 अगुने घंटा कितना है, 5 है, 5 से कट गया, 5 दहें 50 यानी 3 5 दहें के 50 ना, 5 दहें 50, ठीक है, 5 दहें के 50 कट गया, लेकिन 30 दिनों तक नहीं निकालना है। 30 दिनों हम ऐड कर लेते हैं, यहीं पर हम ऐड कर लिया तो 5 दहें के 50 कट गया, यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा ना, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 तिया 9 किलोवाट पर आवर हो गया। 9 किलोवाट पर आवर हो गया। यहाँ से मैं एक इंडिकेट आपको कर दूं कि 1 यूनिट बराबर होता है जी, 1 यूनिट बराबर होता है जी 1 किलोवाट पर आवर। इसे आप याद रखेंगे तो 1 किलोवाट पर आवर बराबर 1 यूनिट, तो 9 किलोवाट पर आवर बराबर क्या हो गया, 9 यूनिट हो गया। 9 किलोवाट पर आवर बराबर कितने हो गए, 9 यूनिट हो गए। अब हमें खर्च निकाल देनी है कि 1 यूनिट में 1.3 रुपया लगता है, तो 9 यूनिट में कितना लगेगा। चूँकि 1 यूनिट में 1.3 रुपया व्यय होता है या खर्च होता है या लगता है, इसलिए 9 यूनिट में 9 से हमें गुना ही कर देना होगा ना, तो 13 17 से होता है, यानी 117, तो 11.7 हो गई। अब आंसर में आपके यहाँ 0 दे रखा है तो हम लिखेंगे ना 11 रुपया 70 पैसा, 11 रुपया 70 पैसा, यही तो हमारा आंसर मिल गया जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नंबर 16 देखिए, 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़े हैं जिसका विभवांतर स्थिर है। दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें। दोनों बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करें, तो हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। पहला बल्ब 100 वाट का है, दूसरा है 25 वाट का, और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और विभवांतर उसका अस्थिर है, तो दोनों बल्ब का प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे, उसका अनुपात ज्ञात कर देंगे। आइए, तो दिया हुआ उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। P1 बराबर है 100 वाट यानी प्रथम बल्ब का, और P2 दूसरा बल्ब का है 25 वाट, और इसको विभवांतर क्या है, दोनों का समान है, यानी V और V डैश क्या है, बराबर है। प्रथम बल्ब का विभवांतर दूसरा बल्ब का बराबर है, और हम मान लेते हैं, तो हमें निकालना क्या है, R1 बराबर भाट और R2 बराबर भी भाट। दोनों बल्ब का सिरे का हमारा प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। आइए, तो यहाँ से हम निकालते हैं P डैश या P1 बराबर निकालते हैं। P1 बराबर V² बटा R1 होता है। तो P1 तो हमारा दे रखा है 100 वाट, P1 की जगह हम 100 वाट हम वैल्यू रख लेते हैं, बराबर V² बटा R1, तिरछा गुना कर लेंगे तो V² बराबर 100 R1 हो गया। इसे हम समीकरण 1 समझ लेते हैं। पुनः करते हैं दूसरे बल्ब के साथ, P2 बराबर V² बटा R2 से फिर चलते हैं। तो P2 दे रखा है हमारा 25, V² बटा R2 तिरछा गुना कर लेंगे तो V² बराबर हो गया 25 R2। इसे हम समीकरण 2 कर लेते हैं। आज समीकरण 1 और 2 को आराम से देखिए, तो समीकरण 1 में बायां पक्ष V² है, समीकरण 2 में भी बायां पक्ष V² है, तो समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से बायां पक्ष बराबर, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। 100 R1 बराबर यहाँ से हो गया हमारा 25 R2। अब हम लेंगे R1 बटा R2, चूँकि हमें निकालना है क्या, अनुपात, तो बराबर हो गई 25 बटा यहाँ से 100, 25 चौके 100 यानी 1/4, अर्थात R1 अनुपात R2 बराबर हो गई 1/4। यही हमारा आंसर मिल गया। संख्या 17 कहता है, बिजली की स्त्री यानी आयरन में 220 वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर
कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग होगा जबकि स्त्री का प्रतिरोध 88 ओम है। स्त्री का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 88 ओम दे रखा है। और स्त्री जो आयरन है उसमें 220 वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से 2 घंटे तक धारा को प्रवाहित की गई है। तो हमें निकालनी है क्या? कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग होगा। विद्युत ऊर्जा का कितना उपभोग होगा, किलोवाट पर आवर हमें निकालनी होगी। आइए प्रश्न संख्या 17 में जो दे रखा है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट और T बराबर दे रखा है 2 घंटा, T बराबर दे रखा है 2 घंटा और R बराबर है आपका 88 ओम। R बराबर है 88 ओम। अब एक फार्मूला की यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R। तो V कितना है? 220 है, स्क्वायर है तो 2 बार हम इसे गुना के फॉर्म में लिखेंगे। अब बटा R है हमारा कितना? R है कितना? तो 88 है। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, काटते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 जीरो हो गया। 11 दहें के 110, 11 चौके 44 और 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 55 गुने 10 बराबर हो गया 550 वाट विद्युत शक्ति, यानी पावर तो हमें निकल गया जी। अब हमें ऊर्जा निकालनी होगी, बस वही फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं PhD का। अब बटा हम लोग 1000 कर लेते हैं, तो 550 गुने 2 बटा 1000। 0 0 कैंसिल हो गया। 5 से 11 बार में, अब 5 दूनी 10 और 2 दहें के 20, यानी 11 बटा 10 हो गई। अब 10 से अगर हम भाग कर देते हैं 11 में तो कितना आ जाता है? 1.1 किलोवाट पर आवर। यही हमारा आंसर होगा, 1.1 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 18, उसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए हम लोग 18वां प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किसी हीटर की शक्ति 2.0 किलोवाट, इसे हम 2 किलोवाट ही समझेंगे, और स्रोत की वोल्टता 200 वोल्ट है, तो निम्नलिखित को परिकलन करें। नंबर 1 है धारा का परिमाण ज्ञात करना है, नंबर 2 है हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, नंबर 3 है 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा, और नंबर 4 है उसका मूल्य यदि 1 किलोवाट पर आवर का मूल्य है 1.25 रुपया। तो 4 प्रश्न कुल दिए गए हैं। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। विद्युत शक्ति दिया हुआ है और वोल्टता का मान भी दे रखा है 200 वोल्ट। जो दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लिखकर आगे बढ़ेंगे। P बराबर दिया हुआ है 2 किलोवाट, किलोवाट में है, इसे हम वाट में बदल लेंगे तो कितना हो गया? 2000 वाट। V बराबर दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो I बराबर V बटा R, यानी P बराबर अगर हमें निकालेंगे तो V स्क्वायर बटा R। तो P का मान 2000 है, अभी 2000 पावर आई ना 2000 वाट, तो 2000 हम लिख लिए। और V हमारा 200 है, V हमारा 200 है, स्क्वायर में है, तो इसे हम 2 बार गुना कर लेंगे, बटा R लिखेंगे, बटा R लिखेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, E2 से E2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में हमारा 1 बचा, इधर हमारा बच गया कितना? तो 2 दहें के 20 बच गया, अब बटा R हो गया। तिरछा गुना कर लेंगे तो R बराबर हो गया हमारा 20। R हमारा 20 फाइंड हो गया, R हमारा 20 फाइंड हो गया। अब हमें निकालनी है I बराबर, तो V बराबर 200 वोल्ट है, V बराबर 200 वोल्ट है, I बराबर होता है V बटा R, I बराबर होता है V बटा R, तो V है 200, R मैंने लाया 20, काट देंगे 2 दहें के 20, यानी 10 एम्पियर आएंगे, 10 एम्पियर आएंगे जी। लेकिन आंसर में आपको दिया हुआ है बुक में 0.9 एम्पियर, जो कि गलत है, यही आपका आंसर होगा, 10 एम्पियर ही आंसर होगा, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट दूसरा सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में है आपको क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में निकालना है हीटर का प्रतिरोध, हीटर का प्रतिरोध निकालना है, हीटर का प्रतिरोध निकालना है। हीटर
का प्रतिरोध यानी R बराबर निकालना है हमें, तो V बटा I फार्मूला से आराम से हम लोग निकाल लेंगे। V हमारा है 200, I अभी हम लोगों ने लाया 10, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 20 ओम यही हमारा आंसर होगा। बुक में दे रखा है 24 ओम जो कि मिस प्रिंट है, 20 ओम ही आएगा। पार्ट 3 निकालना है 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा। 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा का मान हमें फाइंड करनी है। 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा का मान हमें निकालना है, तो ऊर्जा बराबर वही फार्मूला हम आराम से लगा देंगे, PhD बटा 1000। क्यों नहीं लगाएंगे? PhD बहुत ही आसान फार्मूला है, आसानी से बनता है। 2000 गुने 2, और इसमें तो डे दिया हुआ ही नहीं है, चलिए डे से क्या मतलब है, बटा 1000 हो गई। 000 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4 किलोवाट पर आवर आ गया, जो कि हमारा आंसर है। यह हमारा बुक में भी दे रखा है 4 किलोवाट आवर। चलिए 3 का आंसर तो बुक से आपका मिल रहा है, जो हमारे पास बुक है उसमें 4 किलोवाट आवर दे रखा है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है जो कि निकालना है हमें, मूल्य निकालना है, हमें मूल्य निकालना है जी, हमें मूल्य निकालना है। मूल्य 1 kWh का मूल्य दे रखा है 1.25 रुपया जी। इसीलिए कितने का निकालना है, तो 4 किलोवाट आवर का निकालना है। तो 4 किलोवाट आवर में कितने हो जाएंगे, 4 से हम गुना कर देंगे, 1.25 को गुना कीजिए ना आराम से, 5 रुपया आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। गुना करेंगे तो आएगा ना 5 रुपया, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, यहाँ पॉइंट पड़ गया तो 5 रुपया आ गया, 5 रुपया हमारा यही आंसर होगा। आज हम लोगों ने भारती भवन क्लास 10 का फिजिक्स का विद्युतधारा चैप्टर का सारे आंकिक प्रश्न हल कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।